नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? आपके पास ऑप्शन है 4, 5, 3 या 8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों ने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। जो साथी इस वीडियो को बाद में देखता है, उन साथियों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं। चलिए बताइए, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? बिल्कुल सही। हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती हैं। ठीक है। और अब हम जानेंगे कि ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं। ये 5 वर्ग हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। हमारा अगला प्रश्न है, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? आपके पास ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों ने बताना है कि बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं, उसका चयन करना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ये दोनों बोलियां जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी है ये? उनके नाम है बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी। ठीक है। और आज का प्रश्न है आप सब लोगों के लिए कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है। ठीक है। सभी लोगों ने अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन कवि थे? आपके पास ऑप्शन है सिकंदर लोधी, अकबर, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, तुलसीदास किसके समकालीन कवि थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। तुलसीदास जी अकबर के समकालीन कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं की लेखिका है? आपके पास ऑप्शन है राजी सेठ, ममता कालिया, मैत्री पुष्पा या चित्रा मुदगल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? और साथ में आपने इसकी विधा भी बतानी है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं किस विधा की रचना है और इसकी लेखिका कौन है ये भी बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं इसकी लेखिका चित्रा मुदगल जी है। ठीक है। और यह कहानी विधा की रचना है। ठीक है। किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। और इसका समय जो है वो 1992 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कामायनी का सर्ग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है चिंता, स्वप्न, आनंद या वीणा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा सर्ग कामायनी का नहीं है? सबसे पहले हम जानेंगे कि कामायनी रचना, इसके रचनाकार कौन है। बताइए। बिल्कुल सही। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1935 ईस्वी की। अब आप लोगों ने मुझे पहले ये बताना है कि कामायनी के अंतर्गत कुल कितने सर्ग आते हैं, तभी आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे अगर आपको कामायनी के सर्गों के नाम पता है। चलिए बताइए कितने सर्ग हैं और साथ में उनके नाम भी बताने हैं। बिल्कुल सही, 15 सर्ग हैं। ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा सर्ग जो है इसमें नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये 15 सर्ग कौन कौन से हैं। उनके नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, एड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है। ये 15 सर्ग हैं कामायनी के। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1935 ईस्वी की। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ।
कामायनी के सर्ग हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। आपके पास ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिचंद, अबू सईद या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अबू सईद ने हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अमृतलाल नागर की रचना है। आपके पास ऑप्शन है बुधवा की बेटी, खंजर नयन, चोटी की पकड़ या अंतराल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना अमृतलाल नागर की है और उसकी विधा भी बतानी है आपको। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। खंजर नयन के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर है। किस विधा की रचना है ये? उपन्यास विधा की रचना है और इसका जो रचना काल है वो क्या माना जाता है? 1981 ईस्वी। ठीक है। सूरदास के जीवन पर आधारित है ये खंजर नयन। ठीक है। अब हम जानेंगे कि बुधवा की बेटी ये भी एक उपन्यास विधा की रचना है। इसकी रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है। चलिए बताइए बुधवा की बेटी के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, पांडे बेचन शर्मा उग्र। और इसका समय क्या माना जाता है? 1928 ईस्वी। बुधवा की बेटी पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है 1928 ईस्वी का। चोटी की पकड़ किसका उपन्यास है ये? बताइए। चोटी की पकड़ किसका उपन्यास है? बिल्कुल सही, निराला जी का है 1946 ईस्वी का। चोटी की पकड़ निराला जी का उपन्यास है 1946 ईस्वी का। और अंतराल के रचनाकार कौन है? बताइए अंतराल के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, मोहन राकेश जी हैं। और समय है इसका 1972 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारा अगला प्रश्न है मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन है ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, साहित्य सार या रसराज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ कौन सा है, उसका चयन करना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मतीराम का वृत्त कौमुदी जो रचना है इनकी ये छंद निरूपक ग्रंथ है। ठीक है। और कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इनका अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा ललित ललाम। ठीक है। जो मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है ललित ललाम ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है और वृत्त कौमुदी ये छंद निरूपक ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है मृगावती, हंसावली, चंदायन या आखिरी कलाम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम माना जाता है, इसका चयन करना है और साथ में उसके रचनाकार का नाम भी बताना है आपको। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा और साथ में ये भी बताना है कि किसने माना है इसे। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चंदायन का ही दूसरा नाम क्या है? लोर कथा भी है। और लोर कथा इसका मूल नाम किसने माना था? तो माता प्रसाद गुप्त ने। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि चंदायन के रचनाकार कौन है, उनका नाम क्या है और इसका रचनाकाल क्या है, ये भी बताना है। बताइए चंदायन के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, मुल्ला दाऊद। और समय क्या है इसका? 1379 ईस्वी। अब हम जानेंगे कि मृगावती के रचनाकार कौन है। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन है। 1503 ईस्वी की रचना है ये। ठीक है। और हंसावली असायद की रचना है और समय क्या माना जाता है? 1370 ईस्वी। और आखिरी कलाम इसके रचनाकार कौन है? बताइए। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है?
जायसी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से आगे के उपन्यास का शीर्षक है। आपके पास ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, दिव्या, मृगनयनी या चित्रलेखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आगे जी का उपन्यास कौन सा है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। शेखर एक जीवनी आगे जी का उपन्यास है। आप जानते हैं कि शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पहला भाग 1940 में और दूसरा भाग 1944 में। अब हम जानेंगे कि जो दिव्या उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है। फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए क्योंकि पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। बताइए दिव्या किसका उपन्यास है और इसका रचनाकाल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने बताया है कि दिव्या जो है वो यशपाल का उपन्यास है उनका उत्तर सही है। और मृगनयनी, बताइए मृगनयनी, मृगनयनी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है 1950 ईस्वी का। ठीक है, और चित्रलेखा, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है 1934 ईस्वी का। ठीक है, चलिए बताइए दिव्या का प्रकाशन वर्ष क्या है। बिल्कुल सही, 1945 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से केशव का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए केशव का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है उसका चयन करना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। उपयुक्त सभी ग्रंथ जो है केशवदास जी के वो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अब हम जानेंगे कि केशवदास जी का जो रसिक प्रिया ग्रंथ है ये किससे संबंधित है। बताइए। बिल्कुल सही। केशवदास जी का जो रसिक प्रिया ग्रंथ है ये रस संबंधी है। कवि प्रिया अलंकार संबंधी ग्रंथ है और छंदमाला छंद संबंधी ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मजेय की कथा वस्तु का आधार है। आपके पास ऑप्शन है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, वृहदारण्यक कोपनिषद या छंदोगयो उपनिषद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आत्मजेय की कथा वस्तु का आधार क्या है ये बताना है आपको और साथ में इसके रचनाकार कौन है ये भी बताना है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। आत्मजेय की कथा वस्तु का आधार क्या है? तो कठोपनिषद है। ठीक है, कठोपनिषद में नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है ये। और किसकी रचना है ये? कुंवर नारायण जी की रचना है 1965 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है। आपके पास ऑप्शन है पाखंड विडंबन, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमोषधम या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोगों ने इसका चयन करना है। चलिए बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक कौन सा है इसका चयन करना है। बताइए। जी नहीं, बहुत सारे साथियों ने इसका उत्तर दे दिया है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। आप लोग ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ मौलिक नाटक हैं और कुछ अनुदित नाटक हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। पाखंड विडंबन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अनुदित नाटक है। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय का इन्होंने अनुवाद किया था पाखंड विडंबन नाम से। कब किया था? 1872 ईस्वी में। और वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति ये इनका मौलिक है, मौलिक नाटक है, प्रहसन विधा है। ठीक है, और इसका जो समय माना जाता है वो 1873 ईस्वी माना जाता है। विषस्य विषमोषधम ये भी इनका मौलिक नाटक है ना। और इसका समय क्या माना जाता है? 1876 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है,
गीत फरोश नाम से प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा है? आपके पास ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, भगवती चरण वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गीत फरोश नाम से प्रथम काव्य संग्रह किसने रचा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। गीत फरोश नाम से प्रथम काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र जी का है और इसका जो समय माना जाता है वो 1953 ईस्वी माना जाता है। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है और जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस करना है, तभी जाके आप तक जो है हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आ सकती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना कौन सी नहीं है? आपके पास ऑप्शन है हिंडोला, उद्धव शतक, गंगावतरण या ब्रह्मदूत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है उसका चयन करना है आपको और साथ में ये बताना है कि अगर यह रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है तो किसकी है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंडोला, उद्धव शतक और गंगावतरण ये तीनों रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ब्रह्मदूत जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये बताइए? ब्रह्मदूत के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है जंगी की पोतोहू किस कहानी की मुख्य पात्र हैं? आपके पास ऑप्शन है लाल पान की बेगम, कोसी का घटवार, उसने कहा था या परिंदे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जंगी की पोतोहू किस कहानी की पात्र है? बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। लाल पान की बेगम की पात्र है ये। और लाल पान की बेगम किसकी कहानी है बताइए? लाल पान की बेगम के कहानीकार कौन है? बिल्कुल सही, फणीश्वर नाथ रेणु। और कोसी का घटवार, चलिए बताइए कोसी का घटवार किसकी कहानी है? बिल्कुल सही, शेखर जोशी। और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी और परिंदे निर्मल वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है पद्माकर रीतिकाल की किस काव्य धारा से संबंधित कवि है? आपके पास ऑप्शन है रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको चयन करना है कि पद्माकर जो है वो रीतिकाल की किस काव्य धारा से संबंधित है। चलिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि रीतिकाल का समय क्या माना जाता है। बताइए, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि रीतिकाल का समय क्या माना जाता है। शाबाश, सभी का उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही, संवत 1700 से संवत 1900 तक। ठीक है, अब आप लोग ये जानते हैं कि रीतिकाल को जो है वो हाँ किसने 3 धाराओं में बांटा था? रीतिकाल के कवियों को किसने 3 धारा में बांटा था? पिछली क्लास में ही हमने चर्चा की थी। बिल्कुल सही, रीतिकाल की कवियों को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 भागों में बांटा था और ये 3 जो धाराएं थी वो कौन कौन सी थी? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। अब हम अपने प्रश्न पर पहुंचते हैं। अब आपने बताना है कि पद्माकर जो है वो रीतिकाल की किस काव्य धारा से संबंधित कवि हैं। बताइए। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं।
आपके पास ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास पंक्तियां दी गई हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? इसका चयन करना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, सुमित्रानंदन पंत। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी आलोचनात्मक कृति है? आपके पास ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास एक आलोचनात्मक कृति दी गई है। इसके रचनाकार कौन है? उनका नाम बताना है। कृति है आपके पास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी आलोचनात्मक कृति है? इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित है ये। हमारा अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? आपके पास ऑप्शन है रति, जुगुप्सा, उत्साह या भय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसका चयन करना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अब हम जानेंगे जो रति है ये किसका स्थायी भाव है। चलिए बताइए, रति किसका स्थायी भाव है? बिल्कुल सही, श्रृंगार रस का। रति किसका है? श्रृंगार रस का है। और जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? बताइए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बिल्कुल सही, विभत्स रस का। किसका है? विभत्स रस का। और भय? बताइए, भय किस रस का स्थायी भाव है? बिल्कुल सही, भय जो है वो भयानक रस का स्थायी भाव है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हमारे साथियों की संख्या दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।